अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुनीबुर रहमान। और पहले तो मुझे ये बता दें कि आवाज़ आ रही है, साफ़ आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मैं एडजस्ट कर लूँ। चलिए सही है। तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। काफ़ी हो गए, 75 के करीब स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। सो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कोर्स हैंडलिंग एंड पेपर मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर जो मेरे ग्रुप में ऐड हैं स्टूडेंट्स वो 400 के करीब है। और जो फैज़ान भाई के साथ जो स्टूडेंट्स हैं, फैज़ान भाई ग्रुप में मेड गैलेक्सी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। सो हम सबको अकोमोडेट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितने स्टूडेंट्स हैं हम उनको प्रोवाइड करेंगे। फैज़ान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है ये कि मैं स्पीक आउट करूँ, इस तरह का सेशन दूँ। तो आज का सेशन है हमारा कोर्स हैंडलिंग एंड पेपर मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँ तो मैं भी एक फार्म डी का स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, और जो मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, मेरा जो सेशन है वो 2022 से 2027 तक है। सो मैं आप लोगों का सीनियर हूँ 1 साल, और कुछ यहाँ पर सेकंड प्रोफ के भी होंगे आई थिंक। कोर्स हैंडलिंग जो है वो होती क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में मैंने डिफाइन किया हुआ है, इफेक्टिवली रिक्वायर्स गुड प्लानिंग। हर कोर्स को हैंडल करने के लिए एक गुड प्लानिंग का होना लाजमी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एंड एग्जीक्यूशन का। जो प्लानिंग होगी वो कैसे होगी, किस तरह से करनी होगी, और एग्जांपल मैं दूंगा कि मैंने जो फर्स्ट प्रूफ में किस तरह से प्लानिंग की थी और किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया था और किस तरह से फिर उन चीज़ों को एट द टाइम ऑफ एग्जाम एग्जीक्यूट किया था। तो ये सब मैंने आपको आज बताना है। सो ये 3 पॉइंट्स हैं मेन: गुड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जीक्यूशन। अगर आप लोगों में से किसी का भी इन तीनों में से कोई ना कोई स्टेप रह जाता है, जिस तरह किसी की प्लानिंग रह जाती है, ऑर्गेनाइज होता है, वो एग्जीक्यूशन सही तरह से कर लेता है, तो भी वो कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बाकायदा। जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं जो मैंने यूज़ की थी फर्स्ट प्रूफ में। और ये फर्स्ट प्रूफ हो, सेकंड प्रूफ हो, थर्ड प्रूफ हो, या किसी भी प्रूफ में, किसी भी सेमेस्टर का सेमेस्टर सिस्टम है, तो ये टिप्स हमेशा काम आएंगी। फार्म डी के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, किसी भी कोर्स से आप कर सकते हैं, लेकिन फार्म डी के लिहाज से भी मैं बता रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। जो भी किसी भी काम करने से पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स का इल्म होना चाहिए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फार्म डी फर्स्ट प्रूफ की ही मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग द कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। फार्म डी फर्स्ट प्रूफ की एग्जांपल लेता हूँ। हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल फार्मेसी जिसको हम फार्मास्यूटिक्स 1 कहते हैं, जियोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड इंग्लिश। ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ में। अगर हम मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्रूफ मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, बेसिक्स में क्या है आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, इसके बाद रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, ये मेजरली जो है ये हमें आने चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाजमी आने चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में क्या बेसिक्स हैं? हमें जो ह्यूमन बॉडी की बायोकेमिस्ट्री है, जो बायो एलिमेंट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री है, जो भी मतलब कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड केमिस्ट्री है, वो हमें पता होनी चाहिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्रूफ। अब उस केमिस्ट्री में क्या क्या है? फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। जो कार्ब्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ द साइकिल वो क्या किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, क्या उनकी फेट है, फेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फेट ऑफ लिपिड्स, फेट ऑफ प्रोटीन्स। तो ये एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्रूफ हमें पता होना चाहिए। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों पढ़ रहे हैं फर्स्ट प्रूफ। फिर फिजिकल फार्मेसी, ये है एक कीन सब्जेक्ट और इसको हमने लाइट नहीं लेना। ठीक है, बच्चे फिजियोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री पे ज़्यादा करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं। और फिजिकल फार्मेसी जो है इसको बहुत लाइट लेते हैं और इसको जो है नहीं करते सही तरह से, ये एक सच है। ठीक है, फिर एंड में उनको मसला होता है। तो मैं कहूँगा फिजिकल फार्मेसी, क्योंकि हम फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो हमें पता होना चाहिए फिजिकल फार्मेसी, हमें एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्रूफ हमें पता होना चाहिए कि फिजिको केमिकल प्रोसेसेस, फिजिको केमिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, तो डिटेल्स आपको पता है सारी कि उसमें क्या आता है प्रोसेसेस में, तो ये हमें पता होना चाहिए, तब जाकर हम स्किलफुल और जो है नॉलेजफुल जो फार्मासिस्ट हैं वो बन पाएंगे। फिजियोलॉजी मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके लिए मैं कहूँगा इस पर आपको फोकस करना है सही तरह से। 2 मंथ्स रह गए हैं, फिजियोलॉजी का पेपर कदरे मुश्किल आता है सबसे। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको एक वार्न कर रहा हूँ कि फिजियोलॉजी की तैयारी आपने अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, फिजियोलॉजी और एक फिजिकल फार्मेसी की तैयारी अच्छे से करनी है। फिजियोलॉजी के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, अभी आप एनाटमी और हिस्टोलॉजी पे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एनाटमी के मेरे नोट्स बड़े प्यारे लिखे हुए हैं। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ मैंने शॉर्टकट्स उसके अंदर ज़्यादा ऐड किए हैं, मतलब कि बिल्कुल डिटेल नहीं लिखी उनकी। तो मैंने जो है अपने जो कोर्स आउटलाइन है उसको देखते हुए ये एनाटमी के नोट्स बनाए थे, तो आप उसको फॉलो करें। ठीक है, और हमारा अभी जो पहला पॉइंट चल रहा है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब मैंने बेसिक का क्यों नाम लिया? जो हमारे फार्म डी में एनाटमी है ना, ये बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक बिटर ट्रुथ है। ग्रेज एनाटमी, ठीक है, पढ़नी चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि आप ना पढ़ें। ठीक है, लेकिन आप उसका पेजेस काउंट कर लें कितने। ठीक है, और हमारा सिलेबस देख लें जो जो हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो एनाटमी जो है वो फुल पढ़ते हैं। ठीक है, फार्म डी में
एनाटमी जो है वो हमें बेसिक्स, हमें बिल्कुल जर्नल, हमारा जो टॉपिक है जनरल एनाटमी, सो हमें एट द एंड ऑफ द फार्म डी हमें डेप्थ वाली एनाटमी अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, लेकिन हमने सब सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है। तो कहने का मकसद ये, आपने सिलेबस को साथ रख कर तैयारी करनी है ये, और इसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना है कि एनाटमी में मुझे क्या क्या आना चाहिए फर्स्ट प्रूफ के बाद, ठीक है। फिजियोलॉजी में हमें नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, जितनी भी सिग्नल ट्रांसडक्शंस हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी है, सेल मेडिएटेड प्रोसेसेस हैं, ये सारा कुछ हमें, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट सब कुछ पता होना चाहिए। इंग्लिश में हमें क्रिएटिव राइटिंग आनी चाहिए, इसके अलावा नॉर्मल जो हमें डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, सीवी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, तो ये सब आनी चाहिए। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि बच्चे आ जाएँ, तो स्टूडेंट्स आ जाएँ। अब जो दूसरा पॉइंट है वो प्लान द कैरिकुलम है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बताया हमें ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए। यहाँ पर एक और मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, फार्म डी जो है वो कोई भी बाय चॉइस नहीं आया है, ठीक है। ये सबको पता है फार्म डी, यहाँ पर बच्चे जो चॉइस आएंगे, मैं भी बाय चॉइस नहीं आया है। मेरा जो इंटरेस्ट था वो फुली कंप्यूटर पे था, तो बताने का मकसद ये कोई भी बाय चॉइस नहीं आया। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, फील्ड को सीरियस लेकर नहीं चलते, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ में ये सबके साथ ही होता है, फील्ड को सीरियस लेकर नहीं चलते, उनको ऑब्जेक्टिव्स का पता नहीं होता, वो यही सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर नेम के साथ लगेगा। आए दिन ग्रुप्स में भी यही पोस्ट आ रही होती है कि डॉक्टर लगेगा या नहीं लगेगा। हम इस चीज़ में क्यों पढ़े, हमने हमारे पेरेंट्स ने फ़ी पे कर दी है इंस्टीट्यूट में, हमें सिलेबस मिल गया, बुक्स हमारे पास हैं, नोट्स हमारे पास हैं, ग्रुप्स भी हमारे पास हैं इवेंट शेयर करने के लिए मटेरियल, तो हम पढ़ें। हम इन चीज़ों में ना लगे हमारे नेम के साथ डॉक्टर लगना है या नहीं। तो ये एक बहुत मायने रखता है कोर्स हैंडलिंग में। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं इंसान को, तो आपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मिनिमाइज योर डिस्ट्रैक्शन। प्लान योर करिकुलम, अपने करिकुलम को प्लान करना है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह करिकुलम को प्लान करना है। ये है मेरे सामने फर्स्ट प्रूफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर काउंट कर लेने अपने जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, सॉरी, यहाँ पर हैं 10 चैप्टर्स, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूँ, ठीक है। तो करिकुलम को प्लान किस तरह करना है, अगर मैं आज से बताऊँ तो प्रोबेबली अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में आपके पेपर्स हो जाएंगे, अभी तक तो यही है। तो उसके लिहाज से किस तरह करिकुलम को प्लान करना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, ये तो आपने जो है ये सबसे पहले ही इनको कर लेना है, इनको इनके नोट्स बनाए या जैसे भी करके इनको करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री में जो कन्फर्मेशन एनालिसिस वाला टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लेक्चर भी मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपने किस तरह करना है, इनमें जो पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स लें, लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आपने करिकुलम को प्लान इस तरह करना है कि जो चीज़ आपको नहीं आती इन दिनों में उनको सबसे ऊपर रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट स्टीरियो केमिस्ट्री आपने सबसे पहले कर लिया, फॉर एग्जांपल आपको नहीं आते रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर उनको करना है। इससे क्या होगा, जो चीज़ें आपको नहीं आती होंगी ना वो आप टाइमली कर लेंगे, फिर एट द एंड ऑफ द सेशन जब पेपर करीब होंगे, पहला पेपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले मुश्किल चीज़ें करनी है। पहला पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, मैं अभी डेट शीट भी दिखाऊंगा अपनी पिछली। तो उस लिहाज से आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करनी होगी। 10 दिन 5 दिन आप पहले छोड़ देंगे और फिर आप स्टार्ट करेंगे सबसे मुश्किल से, फिर आप पहले सबसे ईजी चीज़ करेंगे और सबसे एंड में रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और ये रीअरेंजमेंट्स, क्योंकि ये भूल जाती हैं। 7, 8, 9, 10 ये वाली नंबरिंग जो है फिर आप पेपर से 1 या 2 दिन पहले करेंगे और इसका तरीका प्रैक्टिस करना बार बार। तो इस तरह अपने करिकुलम को प्लान करना है, सेट करना है, प्रायोरिटाइज करना है। कहने का मेरा मकसद ये बेसिकली प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। प्रिपेयर मटेरियल इन एडवांस, ये तो बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ क्योंकि ये जो है ये बेसिकली रूट्स हैं आपके मार्क्स अच्छे लाने की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैं भी फर्स्ट प्रूफ में ऐसे ही करता था। मैं क्या करता था कि बुक्स मेरे पास है PDF फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में भी है कुछ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी क्या करता था, मैं डिफरेंट लोगों से नोट्स मांगता था, ठीक है, ये नोट्स सेंड कर दो, ये नोट्स सेंड कर दो। अब वो डिफरेंट लोग मुझे करते थे, कोई 4 करता था, कोई 5 करता था। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एनाटमी ऑफ किडनी की मुझे नोट्स चाहिए, बच्चे स्टूडेंट्स ने मुझे किसी ने 4 कर दिए, किसी ने 5 कर दिए। अब मैं फिर क्या करूँगा, उसको ढूंढूंगा, ये वाला सही है नहीं, ये वाला सही है, ये वाले में लेंथी लिखा हुआ है नहीं, ये नहीं, ये वाले में बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, ये भी नहीं करना, ये वाले में बहुत मुश्किल लिखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये, मुझे देर लगेगी, मुझे चूज़ करना पड़ेगा मटेरियल को सारा, मतलब कि मुझे देखना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा पेपर से पहले, और उसमें मुझे टाइम लगेगा। अब मैं एक टॉपिक की बात कर रहा हूँ और वो एक सब्जेक्ट के टॉपिक की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 टॉपिक्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो हम कैसे हर एक टॉपिक के मटेरियल को पहले से देखेंगे, तो ये काम बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए अपने मटेरियल को एक जगह पर गैदर करना है, ठीक है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने किस तरह से मैनेज किया हुआ है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये भी एक पॉइंट है जो ऑर्गेनाइज में आ जाएगा। ये एक्चुअली में जो है ना मेरा ड्राइव फोल्डर है, ठीक है, इस तरह आप भी ड्राइव बना सकते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है। अब देखिए एनाटमी का एक फोल्डर बना हुआ है, बायोकेमिस्ट्री का, इंग्लिश का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फार्मास्यूटिक्स का, ये सारे मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं। इसके अंदर मैंने नोट्स रखे हुए हैं और मुझे पता है कि मैंने पेपर के टाइम कौन से नोट्स ओपन करने हैं और कौन से नोट्स मुझे इंस्टेंट नॉलेज देंगे, कौन से नोट्स मुझे डीप नॉलेज देंगे। 2 चीज़ें होती है ना, एक डीप नॉलेज होती है, एक इंस्टेंट नॉलेज होती है। इंस्टेंट नॉलेज मुझे पेपर से 2 घंटे पहले चाहिए, डीप नॉलेज मुझे अभी चाहिए। तो आई विल रिकमेंड कि आप अपने नोट्स प्रायोरिटाइज करें, अपने नोट्स, अपने मटेरियल को प्रिपेयर करें और फोल्डर्स बनाएं। मोबाइल में भी काम हो सकता है। यूज़ इलस्ट्रेशन एंड वीडियो लेक्चर्स, मेन पॉइंट है ये। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन ब्रेन की नेचर है। हम जब तक कोई चीज़ देखें ना, कोई चीज़ किसी चीज़ की इलस्ट्रेशन को हम पिक ना करें तो हमें नहीं समझ में आती। ये
सच है और इसको हम गलत नहीं कह सकते। हम जितना मर्जी रीड करें हमें नहीं समझ में आएंगी। तो बेटर ये है कि आप बुक वो प्रेफर करें जिसमें इलस्ट्रेशन ज़्यादा हो, बुक के लिए मैं कहूँगा, ठीक है। और फिजियोलॉजी एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं कहूँगा नोट्स आप यूज़ ना करें, ठीक है। आप बुक प्रेफर करें उसके लिए, वो कोई भी हो सकती है, आपकी मर्जी, आप यूज़ करें। और ऐसी बुक यूज़ करें जिसमें इलस्ट्रेशन ज़्यादा हो। गाइटन जो है उसके अंदर बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उसके अंदर लेंथ ज़्यादा है, इलस्ट्रेशन कम है। जेपी में इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन फ्लो चार्ट और पिक्चर्स बहुत हैं, तो आप जेपी को फॉलो करें। इलस्ट्रेशन से क्या होगा, आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी जल्दी से। तो ये भी एक जो है पॉइंट था। अब वीडियो लेक्चर्स कोई भी हो सकते हैं। फिजियोलॉजी का पूरा सीवीएस मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये चैनल है, यहाँ पर वीडियो प्लेलिस्ट जाएँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। फार्माकोलॉजी सेकंड प्रोफ वालों के लिए, ठीक है। जीआईटी, ये पूरा जीआईटी तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल मैंने अपलोड किए हैं। ये फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट आप खोलें और वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात होती है जो लेक्चर मेरे यूट्यूब पे अपलोड नहीं है या जो आप मेरे यूट्यूब से नहीं लेना चाहते, उसके लिए मैं आपको एक्सटर्नल लिंक्स बताऊँगा, तो आप उससे भी उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैनेज टाइम इफेक्टिवली, अब ये तो वो पॉइंट्स हैं जो सबको पता है कि अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, वो तो हर इंसान को इंडिविजुअली खुद पता होगा। तो कहने का मकसद ये, अपनी मॉर्निंग जो है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट करें, ना कि आफ्टरनून से स्टार्ट करें, ठीक है। मॉर्निंग को मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, ठीक है, ताकि टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ किया जा सके। टाइम सबके लिए एक है, ठीक है। तो मैनेज करना है अपने टाइम को। स्टे ऑर्गेनाइज कैसे रख, ये सारी चीज़ें ना कोर्स हैंडलिंग में ही आती हैं। ऑर्गेनाइज होंगे आप तभी कोर्स को हैंडल कर पाएंगे। ऑर्गेनाइज कैसे होना है, अपनी वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज रखना है, अपनी बुक्स को ऐसे रखना है कि आपको पता हो कि ये चीज़ पढ़नी है, मैं फ़ौरन यहाँ हाथ मारूंगा मुझे बुक मिल जाएगी, इस फोल्डर में जाऊँगा मुझे नोट्स मिल जाएंगे, इस यूट्यूब पे जाऊँगा मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, इस बंदे से कॉन्टैक्ट करूँगा मुझे ये चीज़ सेंड हो जाएगी फ़ौरन। इस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें ताकि आपको पेपर में आसानी हो, ठीक है। तो ये था कोर्स हैंडलिंग के कुछ पॉइंट्स। अब मैं क्वेश्चंस यहाँ पर देखता हूँ कि क्वेश्चंस अगर हैं किसी के तो मुझे कर दे क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ सेशन भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लूँगा, लेकिन अभी अगर हैं तो बता दें मुझे। काइंडली बताएं, अब आवाज़ आ रही है? चले, मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा था, आई थिंक इंटरप्ट हो गया था बीच में, चले कोई नहीं। आंसर ये दे रहा था कि पास्ट पेपर को इन शॉर्ट, इन अ नटशेल मैं ये कहूँगा कि आप जो है पास्ट पेपर्स को लाजमी जो है प्रायोरिटाइज़ करें। पास्ट पेपर में वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको देखें। और वो अच्छा होता क्या है कि वही क्वेश्चन दोबारा आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन की नौयत चेंज होती है। फर्स्ट प्रूफ में क्वेश्चन आया था सप्ली का, पंजाब यूनिवर्सिटी में इस बार, एनर्जेटिक्स ऑफ क्रैब साइकिल, ठीक है। ये सप्ली में दे दिया था। अब ये पास्ट पेपर में बहुत कम आया, ठीक है। पास्ट पेपर में आया टीसीए साइकिल या क्रैब साइकिल को एक्सप्लेन करना है, जो साइकिल बनाने होते हैं और रिएक्शंस वगैरह एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एनर्जेटिक्स का वर्ड एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, ठीक है। एनर्जेटिक्स अब जिसने की होगी, जिसने क्रैब साइकिल किया होगा उसने लाजमी उसकी एनर्जेटिक्स की होगी, लेकिन यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कहने का मकसद ये पास्ट पेपर वाले सवाल को भी देखना है कि वो किस तरह से रिपीट हो सकते हैं, किस किस तरह से चेंज हो सकते हैं। अच्छा, तो आई थिंक मैं सेशन कंटिन्यू करता हूँ। मैं एंड में जो है एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखूँगा, जल्दी से मैं ज़रा सेशन को एंड कर दूँ। मुझे बता देगा कि आवाज़ आ रही है या नहीं, ठीक है, क्योंकि कनेक्शन इंटरप्ट हो जाता है। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर थर्ड प्रूफ वाले भी हैं, सेकंड प्रूफ वाले भी हैं। तो ये जो पॉइंट्स है कोर्स हैंडलिंग के, सब प्रूफ में कॉमन है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रूफ एक एग्जांपल के तौर पे कि मैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है फर्स्ट प्रूफ का और एक अच्छी मार्क्स भी गेन किए हुए हैं, तो एक्सपीरियंस जिस चीज़ का है तो मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह के लेक्चर्स मजीद आते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हैं उनके बारे में बताता हूँ अब आपको। निंजा नर्ड सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ है, ठीक है। निंजा नर्ड मुझे याद है मैंने फर्स्ट प्रूफ के लेक्चर में फिजियोलॉजी निंजा नर्ड के लेक्चर से पढ़ी थी, और फिजियोलॉजी में माशाल्लाह से अच्छे मार्क्स भी आए थे। निंजा नर्ड के लेक्चर्स बच्चे कंप्लेन करते हैं वो 2-2 घंटे के और 1.5 घंटे के होते हैं। आप 1.5x स्पीड पे सुने और फिर जो है आप देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। निंजा नर्ड इंग्लिश में लेक्चर्स देता है, इलस्ट्रेशंस उसकी बहुत अच्छी होती हैं। मे बी यहाँ बहुत से लोगों को पता होगा निंजा नर्ड का। तो इलस्ट्रेशन मैंने हमेशा कहा इलस्ट्रेशन पे जाएं, ठीक है। इलस्ट्रेशन जहाँ पर आपको अच्छी मिले वो चीज़ ज़्यादा जल्दी पिक होती है। बच्चों स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको चीज़ जल्दी से पिक नहीं होती। ये मेरे साथ भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सेकंड प्रूफ में पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं होती जल्दी से पिक चीज़। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायग्राम वाली चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। जो चीज़ डायग्रामेटिकली शो होती है, इलस्ट्रेट होती है, वो ज़्यादा जल्दी दिमाग में स्टोर हो जाती है। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स, वो निंजा नर्ड के बाद डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स को फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी के लिए प्रेफर करें। निंजा नर्ड के लेक्चर फार्माकोलॉजी के लिए बेस्ट है, फिजियोलॉजी के लिए बेस्ट है, ठीक है। मिस्टर मेडिको ही मैंने अपना नाम ऐड किया हुआ है, ठीक है। मिस्टर मेडिको इस लिहाज से मैं कहूँगा कि जो बच्चे इतना लेंथी लेक्चर नहीं ले सकते, तो मैं वही निंजा नर्ड और डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स को बिल्कुल समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आगे थर्ड प्रो फोर्थ प्रो मजीद अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो मैं ऐसी लेक्चर्स बनाते रहूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर एक प्रो पॉइंट बताता हूँ आप लोगों को, जो मेरे लेक्चर में मेरे चैनल पर जो लेक्चर्स अपलोड है, मैंने वही पढ़कर पेपर के टाइम वही पढ़कर जो है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया था। तो ये एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं अपने ही लेक्चर पढ़ लिया करता था। लेकिन आप लोगों को भी यही कहूँगा कि सीवीएस पूरा अपलोड है, दोबारा कह रहा हूँ, सीवीएस पूरा अपलोड है मेरे लेक्चर पे, जाकर लाजमी उसको चेकआउट करें, ठीक है।
मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी वे में समझाया मैंने, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है, आप लाजमी जाकर चेक करें, और 936 सब्सक्राइबर है, काइंडली 1K भी कर दें, ठीक है। तो ये था मेरे लेक्चर के लिहाज से। इम्परफेक्ट फार्मेसी है, फिजिकल फार्मेसी के लिहाज से बहुत अच्छा चैनल है। केयरवेल फार्मा भी, यहाँ पर ना डिस्टिलेशन और फिजिको केमिकल प्रोसेसेस, और अगर मैं सेकंड प्रूफ की बात करूँ तो डोजेज फॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छा समझाया है। इंडियंस हैं तो बहुत अच्छा समझाते हैं ये लोग, ठीक है। एक है MWS केमिस्ट्री, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के, उसके लिए बहुत अच्छा है फर्स्ट प्रूफ के लिहाज से। तो ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है, कोर्स को हैंडल किया जा सकता है इनके थ्रू, ठीक है। आप ये लेक्चर्स लें, आप इनको नोट करें, और ये वो लेक्चर्स हैं जो मैं भी लेता था, और अब निंजा नर्ड और डॉक्टर नजीब के लेक्चर तो अभी भी लेता हूँ फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए, ठीक है। सेकंड प्रूफ के लिए एक मैं बात बताता हूँ, क्योंकि हमारा फर्स्ट प्रूफ में ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी आनी चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रूफ में हमें डोजेज फॉर्म्स बनानी आनी चाहिए, कैलकुलेशंस आनी चाहिए, और फार्माकोलॉजी के ड्रग्स किस तरह इंटरेक्ट करती है हमारी बॉडी से, हाउ दे विल रिएक्ट, और रिएक्शन के बाद उनके मेटाबोलाइज होने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट है, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है मेडिसिन की, ड्रग का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो वो आना चाहिए। फार्माकोलॉजी के नोट्स जो हैं ग्रुप्स में हर बंदा मांग रहा होता है, हर बंदा फार्माकोलॉजी के नोट्स सेंड कर दें, फार्माकोलॉजी, एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी वो। तो एक बात कहूँगा, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी जो है ना, वो दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, उनको आप नोट्स से अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, मे बी नोट्स ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी को खुदा के वास्ते जो है ना बुक से पढ़ें, क्योंकि ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये आपको जो है एंड तक आने चाहिए, ठीक है। आप डॉक्टर तो नहीं होंगे, सर्जन तो नहीं होंगे, आप डायग्नोज तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिजियोलॉजी नॉर्मल। जब नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी तो फार्माकोलॉजी के मैकेनिज्म्स पता होंगे और ड्रग के इंट्रैक्शंस पता होंगे। तो ये सब कुछ बुक को पढ़ने से आएगा। जेपी, ठीक है, फॉक्स, SI फॉक्स है फिजियो की, ठीक है। इसके अलावा गाइटन एंड हॉल है, 3 बुक ये होगी फिजियोलॉजी की। कैटजंग उसकी है फार्माकोलॉजी की, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ लिपनकॉट, और लिपनकॉट के सारे निंजा नर्ड भी के भी लेक्चर लिपनकॉट से ही होते हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो ट्राइपैथी से होता है। तो ये सब ओवरव्यू था। पेपर मैनेजमेंट की बात करते हैं हम, ठीक है। पेपर को किस तरह मैनेज किया जाएगा, तो एक जो है मेरा आउटलाइन क्लियर हो गई है कि कोर्स को किस तरह से हैंडल किया जा सके। जितना मेरी नॉलेज थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, उसके मुताबिक मैंने बताया कि किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। और ऑर्गेनाइज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना भूल गया, मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जो एंड्रॉइड यूज़र्स है, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे वे में तरतीब दी हुई चीज़ों को, और मैं साथ साथ रोज़ के रोज़ अपडेट भी करता हूँ उस चीज़ को, ताकि आप लोगों को न्यूएस्ट और लेटेस्ट मटेरियल मिल जाए। तो पेपर मैनेजमेंट की बात करता हूँ, उससे पहले मैं एक बार मैसेज देख लेता हूँ। मुझे काइंडली बताएं, आवाज़ आ रही थी आप लोगों को इतनी देर से? ये ना मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ ही ना आ रही है। कैलकुलेशंस ऑफ डोजेज फॉर्म से रिलेटेड जो है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम एक लेक्चर बनाएंगे इस पर, ठीक है। तो उस पर इंशाल्लाह पेपर से पहले कोशिश ये कि समझा दें, क्योंकि बेसिकली ये हमारा टॉपिक ऑफ टॉपिक हो जाएगा ना, ऑफ टॉपिक करना नहीं है, टाइम नहीं है, और स्टूडेंट ज़्यादातर फर्स्ट प्रूफ के हैं, तो इसका भी ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर लाजमी, ठीक है। आवाज़ आ रही थी। तो कोर्स हैंडलिंग से रिलेटेड ऑफ टॉपिक ना पूछेगा, कोर्स हैंडलिंग से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो बता दें। बायोकेमिस्ट्री मुश्किल है, ठीक है, नो डाउट बायोकेमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, और पेपर भी मुश्किल आता है। मेरे पास शायद पास पेपर होगा, मैं देखता हूँ ज़रा, मैं आपको उससे एग्जांपल देता हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन था बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो सप्ली का पेपर इस बार मुश्किल आया था, पंजाब यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट बिलोंग करता है उनको पता होगा। देखिए, मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, विद इन सेकेंड मुझे चीज़ मिल गई। मैं आप लोग से भी यही कहूँगा, कोर्स को हैंडल करना है तो काइंडली इस तरह से मैनेज रखिए अपने डेटा को। तो ये है हमारे पास सप्ली का 2023, मतलब जो 24 में पेपर है, लेकिन सप्ली 2023 का पेपर है। तो देखें, इसके अंदर जो पेपर है ना, ये सप्ली वालों के लिहाज से बहुत मुश्किल पेपर था। डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। फैटी एसिड्स के केमिकल रिएक्शन 10 मार्क्स का आया हुआ है, ये पहले भी आए हैं, ठीक है। ये जो है ये आराम से कर सकते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ये भी बहुत बार आता रहता है, ये तो मैं हर बार कहता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और फैटी एसिड्स लाजमी करनी है। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स और फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस, ठीक है, बायोसिंथेसिस लाजमी करनी है। तो ये आपका 6 पॉइंट क्लियर हो गया, 6 वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसके बाद साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड म्यूटा रोटेशन, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसके अंदर एनोमेरिक फॉर्म वाला जो था वो वाला पोर्शन आना था। और ये मैं बताता हूँ एनर्जेटिक्स, स्टेप्स एंड एनर्जेटिक्स, स्टेप्स भी लिखने हैं और एनर्जेटिक्स भी लिखने हैं। तो ये एक मेरे पास सप्ली का पेपर है, मैं आपको नौयत बता रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री का पेपर किस तरह से आता है। विटामिन डी आया हुआ है 15 मार्क्स का, मोस्टली 20 मार्क्स का पूछा जाता है, 15 का भी पूछ लेते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से मैं यही कहूँगा, अभी मैंने पास पेपर दिखा दिया, मैं बात करता हूँ कि किस तरह से करना है बायोकेमिस्ट्री को। बायोकेमिस्ट्री में जो है ना, आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, विटामिन्स, उनके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, जिसके अंदर यूरिया साइकिल,
और इसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सारा ये लाजमी करना है आपने, ठीक है। 40 मार्क का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने क्लियर कर लिया। इसके बाद बेसिक है क्लासिफिकेशन वगैरह, वो आपने कर लेनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं, स्ट्रक्चर्स को बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार, ठीक है। तो इंशाल्लाह स्ट्रक्चर्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस जो है, एक वाइट बोर्ड का टुकड़ा ले लें और मार्कर ले लें, इसलिए पेज आपके बहुत ज़्यादा होंगे। वाइट बोर्ड का टुकड़ा ले लें और मार्कर ले लें, पतली निब वाला, करना स्टार्ट कर दें। मैं भी ऐसी प्रैक्टिस करता था। इंशाल्लाह 80 मार्क्स आ जाएंगे आपके। थर्ड प्रूफ स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। तो थर्ड प्रूफ स्टूडेंट्स के बारे में मैं खुद सेकंड प्रूफ हूँ एक्चुअली, लेकिन थर्ड प्रूफ जो जिस तरह से टिप्स हैं वो तो सब प्रूफ के लिए हैं। ड्रग्स कैसे याद करें? सफिक्स, जो सफिक्स होते हैं ना ड्रग्स के, सर्टान्स, ठीक है, वॉल सर्टान्स, टेलमी सर्टान्स, प्रिल्स, ये ब्लड प्रेशर की ड्रग्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। प्रिल्स वाली फैमिली है, सर्टान्स वाली फैमिली है, और इसके अलावा 2-3 और फैमिलीज़ हैं, जिस तरह जोल। आप उनके सफिक्स याद करें और उनका मैकेनिज्म याद करें, आपको ड्रग्स याद हो जाएंगी। और लिपन कॉट ले लें आप, कोई भी नोट्स, किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, लिपन कॉट की बुक रखें, PDFs में बुक्स अपने रखें, और एक बुक जो है अपनी हार्ड फॉर्म में रखें। सेकंड प्रो का फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर ये फार्माकोलॉजी और ये बुक्स, ये एप्लीकेशन में इस तरह ही शो होगा। मेरी जो एप्लीकेशन है उसमें ऐसी शो होगा। ये सारी बुक्स हैं, तो इसके अंदर से जो आपको सूटेबल लगे वो आप करें, और सफिक्स जो है ड्रग्स के लाजमी याद करें, ठीक है। ये मेमोराइजिंग द ड्रग्स क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया। आप उसके ना सफिक्स जो है वो याद करें, उससे आपको याद हो जाएगा, जिस तरह सर्टान्स, प्रिल्स, जोल्स, ठीक है। एनेटमी के लिए भी बुक यूज़ करें। एनेटमी की तो मेरी वाली बुक ही यूज़ कर लेना। एनेटमी 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, जिसमें से 25 मार्क्स का आपका हिस्टोलॉजी आना है और MCQs आना है। बाकी 25 में आपका एनेटमी है। अब 25 के लिहाज से ही मैंने वो बुक बनाई है, तो आप बुक लाजमी प्रेफर करेगा। ये मेरी बुक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ PDF फॉर्म में, बहुत स्मार्ट करके मैंने बनाई है ताकि वाइवा में भी एक काम आ जाए। ये सारा कुछ एप्लीकेशन पे मेरी मिल जाएगा आपको। जो एंड्रॉइड यूज़र है वो मेरी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने नोट्स बुक टाइप बनाए हुए हैं, ये आप प्रेफर करें। मैंने भी ये यूज़ किए थे। तो स्नेल से बस CVS किया था, टू बी ऑनेस्ट, बाकी सब कुछ यहाँ से किया था। मैं बना भी रहा था साथ साथ, लिख भी रहा था साथ साथ, जो है ये पढ़ भी रहा था। तो एनेटमी का अगर सिलेबस देखें तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। अब इसमें अब क्या ग्रेज एनेटमी यूज़ करें, वो डेप्थ में सारे चीज़ें उसके अंदर लिखी होगी। अगर आपने करना है तो देखें, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो आप वो लाजमी प्रेफर करें, लेकिन टाइम मैनेज होगा नहीं, फिजियोलॉजी भी उसके साथ। तो बुक आप हमेशा छोटी यूज़ करें और इलस्ट्रेशन वाली यूज़ करें, मैंने पहले भी आपको कहा था। अगस्त तक अगर आपने सिलेबस को कवर करना है तो मैं उसके लिए यही बता रहा हूँ कि अपने सबसे पहले डेटा को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें। वेल ऑर्गेनाइज डेटा होगा, जिस तरह से मैं अभी चीज़ें खोल कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, तो ये सारा कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। बिल्कुल देखें, जिस तरह मैंने अभी बुक का बताया, मैं फ़ौरन एक क्लिक पे आपको दिखा देता हूँ चीज़ें। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी, आपको किसी से भी नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप नोट्स नहीं मांगेंगे, होता क्या, ग्रुप में आप नोट्स मांगते हैं तो 50 नोट्स आ जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कैसे आप सेलेक्ट करेंगे नोट्स जो अथेंटिक भी हो, जो अच्छे भी हो, जो आपको याद भी हो। तो अपने नोट्स जो है वो खुद ही प्रायोरिटाइज़ करें, बेशक किसी के हों, बेशक मेरे हों, बेशक किसी और के नोट्स हों लिखे हुए, लेकिन आप उनको प्रायोरिटाइज़ करें और उनको ऑर्गेनाइज़ करें। अगस्त तक सिलेबस करने का ये सबसे प्रो टिप कि आप अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद सिलेबस को, फिर उसके बाद अपने जो सिलेबस का करिकुलम है उसको प्लान करें। प्लान करने के बाद जो है वो अपना प्लान बनाएं कि जुलाई में ये करना है, जुलाई के शुरू में, मिड में, एंड में ये करना है। मैं वैसे पता कैसे तैयारी करता हूँ, मैं हफ्तेवार को प्रैक्टिकल्स लिखता हूँ और बाकी सारा वीक जो है वो एक बुक पकड़ लेता हूँ। तो ज़्यादा इसी तरह मैं तैयारी करता हूँ। बाकी आप लोग भी इस तरह कर लें, ज़्यादा बेहतर है। मेरी एप्लीकेशन जो है वो अभी गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड नहीं हुई क्योंकि कुछ चीज़ें हैं। तो आपको एप्लीकेशन इंशाल्लाह फैज़ान भाई लिंक सेंड कर देंगे ग्रुप्स में, तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, ड्राइव का लिंक जो है वो मैं जो ड्राइव का जो लिंक है वो एक्चुअली में जो है ना वो मेरी एप्लीकेशन है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, आपको सब वहीं से मिल जाएगा। फिजिकल फार्मेसी के लिए जो है वो, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, लेकिन ये अभी अपलोड नहीं हुई। इसके लिए जिसको चाहिए होगी मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया, फैज़ान भाई के ग्रुप में आ जाएगी एप्लीकेशन। 15 मिनट रह गए हैं, मैंने जल्दी से कॉल को वाइंड अप करना है, तो देख लें। अब वाइवा का भी बता दें। वाइवा की जो तैयारी है उसका यही है कि आप थ्योरी जो है ना, थ्योरी उसको सही तरह से कर लें, वाइवा आपका क्लियर हो जाएगा। चले, मैं अब आपको 15 मिनट में पेपर मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि क्लास पहले स्टार्ट की थी तो गूगल मीट 1 घंटे की होती है। तो ये थी मेरी डेट शीट फर्स्ट प्रूफ में। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 18 सितंबर को पेपर हुए थे, सॉरी नहीं, यहाँ पर 10 है तो अक्टूबर, 18 अक्टूबर को पेपर हुए थे। तो आप लोगों की बारी में शायद सितंबर में हो। और पहला पेपर जो होता है वो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, फिर बायो केमिस्ट्री, फिर फिजिकल फार्मेसी, फिर फिजियोलॉजी, फिर एनाटॉमी हिस्टोलॉजी और देन इंग्लिश। बताने का मकसद ये, डेट शीट लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ जहाँ मेरा माउस है 23 और 25, फिजियोलॉजी में सिर्फ एक छुट्टी मिली है और ये होता है
कभी कभार पंजाब यूनिवर्सिटी में एक छुट्टी दे देते हैं बड़े पेपर में, और जिस तरह इंग्लिश के पेपर में 2 छुट्टियां दी हुई हैं। तो डेट शीट को देखते हुए पेपर मैनेजमेंट से भी पहले एक चीज़ आती है, अपनी डेट शीट को किस तरह से मैनेज करना है। तो डेट शीट को देखते हुए फिर आपने तैयारी करनी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो तैयारी मैंने बता दी, वो शुरू से ही कर लेकर चलनी है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की तैयारी मैंने आपको बता दी, मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिज्म साइकिल है वो आपने लाजमी करने हैं, उनको पूरा साल गो थ्रू करना है। जाहिर सी बात है 2 मंथ्स में अब आपने तैयारी करनी है, तो वो आप देखें, आप जिस तरह मैंने टिप्स बताई उस तरह से मैनेज करें। फिजिकल फार्मेसी के लिए मोहम्मद मुनीब के नोट्स है, और मोहम्मद मुनीब मैं नहीं हूँ, सबको बता रहा हूँ। पहले अब यहाँ पर सारे स्टूडेंट मौजूद हैं, पहले भी मैंने सबको बताया है कि मैं मोहम्मद मुनीब नहीं हूँ। मोहम्मद मुनीब पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो हमारे बहुत सीनियर है, ठीक है। तो उनके नोट्स हैं फिजिकल फार्मेसी जो मैंने भी यूज़ किए। मेरा नाम है मुनीबुर रहमान, ठीक है, मेरे नोट्स में मुनीबुर रहमान लिखा हुआ है। तो फिजिकल फार्मेसी के लिए मोहम्मद मुनीब के नोट्स, और मार्टिन्स और एंसल्स और ये सिप्रा जो है, ये तो मेरे ख्याल में सेकंड प्रोफ के लिए, ठीक है। फिजियोलॉजी के लिए जेपी, एनाटमी के लिए मेरी वाली बुक, और स्नेल्स सीवीएस कहाँ से कर लें। इंग्लिश के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, और मेरी भी नोट्स हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा, जो भी मुझे मैसेज करेगा। तो मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें। बाकी रह क्या गया, पेपर मैनेजमेंट। कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट प्रोफ में मैंने किस तरह से पेपर को मैनेज किया था, जो मेरा टॉप हो गया था। तो उसके लिहाज से यही है कि ऑर्गेनाइज और ऑल डेटा, पहले भी बताया था आपने, सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज कर लिया, पेपर से पहले 2 घंटे रह गए, आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ ली, नमाज वगैरह पढ़ ली, पेपर के लिए आ गया। अब आप चेयर पे बैठ गए, चेयर पे चले, उससे बैठने से भी पहले एक चीज़ को आपने प्रायोरिटाइज करना है पूरे साल में, अपनी प्राइमरी वेपन को। प्राइमरी वेपन क्या होनी चाहिए आपकी? प्राइमरी वेपन से मुराद आइदर इंक पेन, आइदर बॉल पॉइंट, आइदर जेल पेन, ठीक है। रिकमेंड यार सारे यही करते हैं, रिकमेंड टीचर्स भी, कि आप बॉल पॉइंट यूज़ करें, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते भी बॉल पॉइंट है। क्यों? पेपर 4, 5, 6 मंथ तक पड़े रहते हैं, बॉल पॉइंट की इंक जो होती है वो ख़राब नहीं होती, इंक पेन की इंक जो होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आपने जो है बॉल पॉइंट को प्रेफर करना है। कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं वो अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते बॉल पॉइंट से, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करें। अगर बहुत ही कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंक पेन से ही लिखता है, बस उस किसी और से लिखे तो राइटिंग ख़राब हो जाती है, तो वो इंक पेन को प्रेफर करे, लेकिन उसके लिए फिर इंक अच्छी वाली ले और पेन पतला ले, ठीक है। पेन डक्स का ले और इंक पेलिकन की ले। पेलिकन की इंक थोड़ी महंगी होगी, लेकिन ले तो ज़्यादा बेहतर है, उससे ये होगा इंक पेन भी साथ होगा और साथ राइटिंग भी बेस्ट आ जाएगी। तीसरा ये है कि अब आप चेयर पे बैठ गए हैं, अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। मैंने जिस तरह से एक क्वेश्चन पेपर को रीड किया था आपके सामने बायोकेमिस्ट्री के, उसमें मैंने बताया कि क्रैब साइकिल आया हुआ तो है, लेकिन क्रैब साइकिल के स्टेप्स भी पूछे हुए हैं, साथ साथ क्रैब साइकिल की एनर्जेटिक्स भी पूछी हुई है। आप खाली स्टेप्स लिख दिए, एनर्जेटिक्स नहीं लिखे तो मार्क्स आधे मिलेंगे, एनर्जेटिक्स लिख लिए, स्टेप्स नहीं लिखे तो मार्क्स आधे मिलेंगे। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करें। वो कैसी होगी? बार बार पास पेपर पढ़ने से, बार बार पास पेपर को रीड करने से, और बार बार अपने से मुश्किल परसू करने पे। जिस तरह मुश्किल टास्क से मुराद ये है कि आप जो है खुद क्वेश्चंस बनाएं, खुद उनको करने की कोशिश करें, और फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस क्या होंगी? आपके पास इंक नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर इन केस आप इंक पेन लेकर गए, बॉल पॉइंट की इंक खत्म होगी, बॉल पॉइंट स्पेयर नहीं लाए, स्केल नहीं है, स्केल टूट गया है, ठीक है। डायग्राम बनानी आ गया, पेंसिल नहीं है। हाँ, एनाटमी में जो है डायग्राम पेंसिल से बनाए पहले, फिर उसको एक बोल्ड मार्कर, ब्लैक मार्कर से उसको आउटलाइन करें, और ब्लू मार्कर से उसको लेबल करें। तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है आपने। डिसेंट प्रेजेंटेशन स्किल विद कॉन्स्टेंट स्पीड। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास अभी सैंपल नहीं मेरे पेपर का, तो वरना मैं आपको दिखाता। मेरी राइटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, मेरे नोट्स वगैरह आपने देखे होंगे, लेकिन एक उसमें ये होता है कि मैं जो लिखता हूँ ना वो समझ में आ जाती है। तो डिसेंट प्रेजेंटेशन का यही मतलब है। वो हमारे टीचर्स कहते थे ना, बच्चे फूल बूटे बना लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हम लोग को याद होगा किप्स वगैरह में आप लोग को प्रेजेंटेशन सिखाते हैं, तो कैलीग्राफी भी सिखाते हैं। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको फार्मडी में, भी प्रोफेशनल, ठीक है। फ्लावर्स वगैरह और ये सब अवॉइड करने हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, एक कट मार्कर रखें, और अपने साथ एक प्राइमरी वेपन जो आपकी, और एक सेकेंडरी वेपन। प्राइमरी वेपन वो जिसे आप लेके, सेकेंडरी वेपन स्पेयर में। और प्रेजेंटेशन स्किल विद कॉन्स्टेंट स्पीड कैसे आएगी? आप अपने नोट्स खुद बनाएं, सबसे बेटर तरीका ये है। नोट्स खुद बनाएंगे, स्पीड भी कॉन्स्टेंट होगी, ठीक है। प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस को करें। अपनी क्वेश्चन पेपर पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रीड किया था? आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को रीड किया था, पहले को नहीं रीड किया था। तो ये भी आपने याद रखना है, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी यही कहते हैं, ठीक है। मैनेज टाइम अकॉर्डिंगली। सबसे लास्ट बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, पेपर सबको आता होगा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इंशाल्लाह सभी पास होंगे, मेरी दुआ है। और सबको पेपर आता भी होगा। पेपर जब बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, इंशाल्लाह पेपर आसान आएगा, पेपर सबको आता होगा। मसला कहाँ आएगा? टाइम मैनेजमेंट में। तो प्लीज़ टाइम को मैनेज करना सीखें, ठीक है। वो एबिलिटी डेवलप करें, उसके लिए अपनी रूटीन अपने ऊपर सबसे पहले चीज़ों को इंप्लीमेंट करें, अपनी रूटीन को पहले अच्छा करें, और फिर खुद ब खुद आप अपनी लाइफ में चेंजिंग देखेंगे। टाइम मैनेज करने किस तरह से मैनेज होगा, पेपर में किस तरह से होगा, वो आपको पता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका सबसे अच्छा आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको बाकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच तो आप सब देखते हैं ना, मैं एमसीक्यूज़ को पावर प्ले कहता हूँ, ठीक है। क्यों? पावर प्ले में T20 में 6 ओवर्स होते हैं, एमसीक्यूज़ 20 होते हैं, ठीक है। वो पावर प्ले में जो बंदा सही उस पावर प्ले का यूज़ कर लेता है, यकीन माने उसके 80 मार्क्स आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ को मतलब कि जो बंदा सही यूज़ कर लेता है, वो 30 मिनट्स या जो 15 मिनट्स या जो 20 मिनट्स मिलेंगे। अब एमसीक्यूज़ कैसे करेंगे? आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत एक्यूरेट होने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट्स आपको किसी के लिखे में नोट से नहीं मिल सकते, वो आपको बुक से ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो लाजमी बात याद रखिएगा। और नोट्स हो भी तो वो ऑथेंटिक हो, लेक्चर हो भी तो वो ऑथेंटिक हो, पहले ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उसकी, आप उसको देख लें। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। और लास्ट बात ये कहूँगा कि एक प्रो टिप
प्रो ट्रिक कह रहा हूँ, सॉरी, टिप। प्रो टिप ये है कि ना दिन में ना 5 बार जो है दोनों जहानों की कामयाबी के लिए हमें बुलाया जाता है, ठीक है? तो ये सारा कुछ जो लेक्चर था ना वो हम मैंने ये क्यों लेक्चर बनाया, बीइंग सक्सेसफुल, हम ताकि सक्सेसफुल हों। तो लास्ट में यही कहूँगा कि अगर दोनों जहानों की कामयाबी चाहते हैं तो नमाज़ को छोड़ेगा नहीं, नमाज़ पढ़ते रहेगा और नमाज़ में पेरेंट्स के लिए भी दुआ मांगेगा, मेरे लिए भी दुआ मांगेगा और अपने लिए भी दुआ मांगेगा, क्योंकि उसी से ही आपको दोनों जहानों की कामयाबी मिलेगी। उसी से आप टाइम को मैनेज करना सीख जाएंगे, उसी से आपकी मॉर्निंग टाइम पर होगी और उसी से आप जो है सारे काम को आसानी से कर पाएंगे। तो मार्क्स के लिए कभी नहीं पढ़ना, ठीक है? एक्सीलेंस और नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है? बाद में ये ना सोचें आपके नाम के साथ डॉक्टर लगेगा या नहीं लगेगा, बाद में ये नहीं सोचना, ठीक है? आपने जो चीज़ें सोचनी है वो यही सोचनी है कि आप कितने नॉलेज को गेन कर पाएँ और आपका जो आपके पेरेंट्स के जो पैसे हैं वो वेस्ट तो नहीं हुए। तो ये था लास्ट मेरा मैसेज। तो कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें आप ज़रा। एमसीक्यूज़ जो है वो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन कौन से कॉलेज के हैं स्टूडेंट, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। मुझे बस ये पता है कि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनसे एफिलिएट है, मैं भी उनसे एफिलिएट हूँ, तो उस लिहाज से जो है एमसीक्यूज़ आते हैं। बाकी कॉलेज का मुझे नहीं पता। ब्लैक मार्कर अलाउ है, ब्लैक ब्लू चीज़ अलाउ है। फैज़ान भाई माइक ऑन कर दिया मैंने। इंग्लिश जो है वो खुद से करें, क्रिएटिव राइटिंग तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है। थैंक यू मुनीब, आपने जो है उस सेशन को बहुत अच्छे तरीके से बता के ले दी है। मेरा नाम फैज़ान अली है, मैं हूँ मेडिकल से। उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी तो हम लोगों ने ये सेशन जो है रखा है। ये है मीटिंग आपको जल्दी। कम करने की। सबसे पहले आप लोगों के पास सेशन का टाइम दिया हुआ है, रिक्वेस्ट करने का टाइम होता है। आप लोग दिन में घंटा सोचते हैं, उसके बाद दोपहर के सेशन में कोर्स करते रहते हैं। आप अगर मैं एक बात करना चाहें तो फिर उसके बाद आपको नहीं सोचने का टाइम कि आपने किस तरह कोर्स कवर करना है। मैं आपको इस सोच बता रही हूँ परचेज से पहले इंशाल्लाह जो हमारे सीनियर हैं, हमारे साथ रहते हैं, लड़के के साथ इंशाल्लाह बाकी कोई कुछ नहीं इंशाल्लाह यूसी ग्रेजुएट इंशाल्लाह हम लोग एक सेशन रखेंगे। हर टॉपिक का मतलब ये बाहर पैटर्न मैनेजमेंट डिफरेंट होते हैं, और जो भी चीज़ें बताएंगे हम लोग फॉलो करें इंशाल्लाह। हमने अटेंडेंस शीट आपके लिए जो है अभी कमेंट सेक्शन पे पेस्ट की ग्रुप में ये पेस्ट किया, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। अटेंडेंस चलाएं कि कोई सजेशन है हमें रेट करें आउट ऑफ 5 और साथ ही मेंशन करें आने वाले टाइम में कौन से करना है। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया। उम्मीद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इंशाल्लाह मैं इस बात के साथ अपने वेबिनार पर काम करूँगा कि बस आपने अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है, कि कंसिस्टेंसी जो फर्स्ट डे पे आपकी एनर्जी थी वही लास्ट डे पे करनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। बस।